हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की यहाँ जो बुक समरी है वो है चार्ल्स डार्विन के। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने इस सिद्धांत को अपने थ्योरी के माध्यम से सबके सामने में रखा था कि इंसान का रिवोल्यूशन कैसे हो, कैसे इंसान बंदर से इंसान बना। लेकिन क्या आपने कभी चार्ल्स डार्विन के बारे में जाना है? तो आज हम जानेंगे, आज की समरी में उन्हीं के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। चार्ल्स डार्विन की बायोग्राफी आज हम सुनेंगे यहाँ पे। तो कैसे, जैसे आज की हम समरी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन के पीछे जिनकी सोच है उस शख्स के बारे में है। इस समरी में हम उनकी थ्योरी, पब्लिकेशन और रिसर्च और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। अगर आप ऐसे इंसान है जिसको साइंस पसंद है तो ये समरी आपको जरूर से जरूर पसंद पढ़नी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के आज की बुक समरी, चार्ल्स डार्विन बायोग्राफी। वे कौन है जिनकी डिस्कवरी साइंस की दुनिया में रिवोल्यूशन लेकर के आए? वो है महान चार्ल्स डार्विन, जिनकी रिवोल्यूशन की थ्योरी मॉडर्न इवोल्यूशन की नींव बन गई। इंसान बंदर से इंसान कैसे बना, इस बारे में पहली बार सोचने वाले इंसान को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत करने के लिए आप सही जगह पे हैं। ये समरी पे आप चार्ल्स डार्विन की जिंदगी, उनके रोमांचिक सफर और ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसने इस दुनिया एक नया पहलू दिया था, सोचने का नजरिया दिया था। उनकी जैसे अगर आपको ऐसी इच्छा है, ये सब इन्फॉर्मेशन को जानने की इच्छा है, साइंस को करीब से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस लर्निंग में बने रहिए। ये चैप्टर हमको चार्ल्स डार्विन के शुरुआती जीवन से रूबरू करवाएगा। हम उनके बचपन के इंटरेस्ट को जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो उनको एक नेचुरलिस्ट बनने के लिए खींचता था। हम ये जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था और उनके परिवार के साथ कैसा रिश्ता था। कहानी उनका जन्म शॉर्पशायर के सुबरू इलाके में 12 फरवरी 1809 में हुआ था। चार्ल्स एक सोसाइटी ड्राइवर रॉबर्ट डार्विन और सुजेना डार्विन के बेटे थे। वो उनके 6 बच्चों में से दूसरे नंबर पे थे। भले ही रॉबर्ट डार्विन एक खुले विचार के इंसान थे, लेकिन उन्होंने 1809 में यानी कि 1809 में अपने बेटे को एक चर्च में दीक्षा दिलाई थी। चार्ल्स को 8 साल की छोटी उम्र से ही नेचुरल हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने जानवरों के बहुत से सेल्स, पत्थर, मिनरल्स कलेक्ट किए थे। चार्ल्स को गार्डनिंग करना भी पसंद है। चार्ल्स की इस हॉबी को उनके पिता ने बढ़ावा दिया क्योंकि उनको भी गार्डनिंग करना पसंद था। इसलिए चार्ल्स हमेशा उनको फॉलो किया करते थे। चार्ल्स के पिता को भी नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। उन्होंने चार्ल्स को नेचुरल हिस्ट्री पर बुक्स भी दी। चार्ल्स उनमें अलग अलग पौधों के बारे में पढ़ा करते थे। चार्ल्स की माँ 1817 में चल बसे। अचानक उनके पेट में बहुत तेज पेट दर्द हुआ और इसी वजह से वो चल बसी थी। उनकी माँ के जाने के बाद में उनकी बहन ने घर संभालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि चार्ल्स तब काफी बच्चे थे। उन्हें अपनी माँ की हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और इसलिए उनकी बड़ी बहनों ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। उनको सिर्फ वो अंतिम संस्कार का दिन ही याद था जब उनके पिता रो रहे थे। उनकी माँ के जाने के बाद में चार्ल्स अपने भाई के साथ में बोर्डिंग स्कूल जाने लगे। उनको पत्थर और छोटे कीड़ों को कलेक्ट करने की जो हॉबी थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। मेडिकल कॉलेज जाने से पहले वो लोगों को ठीक करने में अपने फादर की हेल्प किया करते थे। उनको साल 1825 यानी कि 1825 में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत की उन्होंने। चार्ल्स को कभी लेक्चर और सर्जरी पसंद नहीं थी। हालांकि वो बाद में इस बात का अफसोस करते थे कि उन्होंने ये सब चीज़ क्यों नहीं सीखी जहाँ सर्जरी होती थी। वो वहाँ से भाग जाते थे। वो इसलिए भाग जाते थे क्योंकि उनसे उन लोगों का दर्द ही नहीं देखा जा सकता था और उस टाइम पे कोई एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश करने की दवा भी नहीं होती थी। उन्हें लंबे समय तक एक बच्चे की सर्जरी के डरावने सपने भी आते थे। वो लाइब्रेरी जाते रहते थे, वहाँ से नेचुरल हिस्ट्री की बुक्स लाया करते थे। डार्विन एक छोटी सी डायरी भी रखते थे जिनमें वो पंछियों के ऑब्जर्वेशंस को लिखा करते थे। जैसा कि आपने देखा, बट डार्विन को बचपन से ही नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो वो एक नेचुरलिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुए थे। एजुकेशन, उनकी इस चैप्टर में हम उनके पर्सनल कॉलेज लाइफ और पैशन के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कैसे वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में रिसर्च करते रहे। ये चैप्टर चार्ल्स और उनके मेडिकल एजुकेशन के तालमेल पे रोशनी डालेगा। हम उनके उस नेचर के बारे में जानेंगे जिससे जितनी नफरत वो सर्जरी से किया करते थे उतनी ही चाह उनको नेचर को जानने की भी थी। डार्विन को अपने मेडिकल एजुकेशन कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सर्जरी की जगह टैक्सी सीखा। जानवरों को शरीर को लंबे समय तक में रखने के लिए उनको टैक्सीडर्मी कहते हैं। टैक्सीडर्मी किसे कहते हैं? जानवरों के बॉडी को लंबे समय तक में रखने को टैक्सीडर्मी कहते हैं। चार्ल्स को एक काले कैदी जो एक्सीडर्मी जिन्होंने सिखाया था, जिन्होंने क्या किया, कॉलेज के दूसरे ही साल में चार्ल्स ने नेचुरल हिस्ट्री के ग्रुप को ज्वाइन किया जिनका मानना था कि साइंस धर्म से बहुत ऊपर है। इस ग्रुप का नाम पिलियन सोसाइटी था। ये एक नई सोच थी। चार्ल्स ने इसे आइडिया और सोच कभी तक नहीं सुनी थी ऐसे आइडिया। बाद में चार्ल्स ने रॉबर्ट एंड्रिन को पानी में रहने वाले बिना रीढ़ के हड्डी के जानवरों पर भी की गई रिसर्च में मदद की थी। रॉबर्ट ग्रेंट एक एनाटोमिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। चार्ल्स ने जो पिलिनियन सोसाइटी में अपने रिसर्च का जो डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो उन्हें ओरेस्ट सेल्स में मिला था और जिनका नाम था लीच एग्स। तो फिर एक बार क्या हुआ, चार्ल्स ने देखा कि रॉबर्ट ग्रैंड लामर्स के
एवोल्यूशन के आइडिया की तारीफ कर रहे थे। डार्विन ये सुनकर के चकित हो गए। ये आइडिया मशहूर धार्मिक मान्यताओं के सख्त खिलाफ था। चार्ल्स का नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। उनके पिता उनसे काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने कभी मेडिकल की पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था। उनके पिता ने अपने बेटे को आर्ट्स की डिग्री पूरी करने के लिए क्राइस्ट कॉलेज भेज दिया। क्राइस्ट कॉलेज में डार्विन को उनके कजिन का साथ भी मिला। विलियम डार्विन फॉक्स भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। उनके पास तितलियों का ऐसा कलेक्शन था जिसे देख करके चार्ल्स काफ़ी इंप्रेस हुए थे। इससे इन्फ्लुएंस होकर के वो खुद भी कीड़ों को कलेक्ट करना चाहते थे। आप देख रहे होंगे कि भले ही उनको आर्ट्स पढ़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट पर फोकस कभी नहीं खोया। मेडिकल एजुकेशन उसकी पसंद और नापसंद के रास्ते में कभी नहीं आई। उन्होंने अपना फोकस हमेशा बुक्स पढ़ने, कलेक्शन करने और नेचुरल हिस्ट्री को गहराई से जानने में लगा दिया अपना सारा टाइम। जब डार्विन घर वापस आए तो उनको एक लेटर मिला जिसमें वो HMS बेंगल के सफ़र के लिए एक नेचुरलिस्ट के तौर पे उनको इनवाइट किया गया था। इस सफ़र पे जाने से पहले उनके पिता असहमत थे, लेकिन रॉबर्ट के ब्रदर इन लॉ ने उनको समझाया कि वो चार्ल्स को जाने दे। वो सफ़र 5 साल चला। इस सफ़र पर चार्ल्स ने नेचुरल हिस्ट्री में काफ़ी कलेक्शन किया और अपने ऑब्जर्वेशन को भी नोट किया। सर्वे का सफ़र। इस चैप्टर में चार्ल्स डार्विन के HMS जो बेंगल में समुद्र सफ़र था उसके बारे में बताया गया। हम इसमें डार्विन के जो एक्सपीरियंस और उनके इंटरेस्ट को जानेंगे, उनके खोज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि कैसे सर्वे टीम को फिजिशियन मिले थे और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी बने थे। ये चैप्टर उस आइडियाज़ पर रोशनी डालेगा जिसकी वजह से डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में लिख पाए थे। इसमें चिली में एक भूकंप के दौरान उनकी लिखी हुई थ्योरी के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कहानी। चार्ल्स डार्विन 1831 यानी कि 1831 में सर्वे के लिए सफ़र पर निकल चुके थे। ये 5 साल का लंबा सफ़र था। इस साल में चार्ल्स के नेचुरल हिस्ट्री के कलेक्शन किए और जो जियोलॉजी में अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस भी किए थे। समुद्र के सफ़र में वो बीमार भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी खोज और रिसर्च के बारे में लिखते ही रहे। उन्होंने अपने रिसर्च के सैंपल कैम्ब्रिज को भी भेजा और अपने फैमिली को भी खत लिखी। HMS बीगल का पहला स्टॉप था केप वनडे। जब वो ब्राज़ील पहुंचे तो डार्विन के ट्रॉपिकल जंगलों को देख करके झूम उठे, खुशी से उठे, लेकिन उस क्षेत्र में फैली हुई जो गुलामी से जो उनसे नफरत इस बात से उसके बाद सिर्फ पैटागोनिया पहुंचा और डार्विन को वहाँ पे विशाल जहरीले जानवरों के फासिल मिले जिसका सदियों से कोई नामो निशान ही नहीं था। पूरे सफ़र में उनको अपने सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आइडियाज़ को बढ़ावा मिला। सफ़र के दौरान कुछ फ्यूजिशियन को पकड़ा गया, उन्हें फिर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। उन फ्यूजिशियन को इंग्लैंड ले जाया गया जहाँ पे उन्हें इंग्लिश गार्डनिंग और खेती सिखाई गई थी। डार्विन ने फ्यूजियंस की तुलना जानवरों से की, उनको जंगली और हिंसक का भी नाम दिया। अब उनको ये समझ आ गया था कि इंसानों और जानवरों में कोई खास गैप नहीं था। एक फ्यूजन तो वहाँ के लोगों के साथ में रहने लगा, उसने वहाँ शादी भी की। इस सफ़र के सभी खोज और रिसर्च ने डार्विन को एक नया आइडिया दिया। इससे वो जो रिजल्ट वो अपने ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज के पेपर में इस्तेमाल करने वाले थे। उन्होंने चिली में एक भूकंप भी एक्सपीरियंस किया। इस भूकंप की वजह से उन्होंने थ्योरी निकाली कि धरती का बढ़ना ही आइलैंड के डूबने का कारण बना है। डार्विन जंगल के जीवन का वो सेंटर ढूंढना चाहते जहाँ पे ये सब क्रिएट हुआ था। उनको अलग अलग किस्म के कछुए, सेल्स और मॉर्किंग बर्ड मिले जो हर आइलैंड पे अलग अलग थे। बाद में अपनी थ्योरी तैयार करने के लिए ये सब फाइंडिंग बहुत काम आई। तो अब आगे बात करते हैं डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी, यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसा क्या था जिसने डार्विन को एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब डार्विन अपने सफ़र में से वापस आए थे, सर्वे से वापस आए थे, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, हम ये जानेंगे कि दूसरे नेचुरलिस्ट और एक्सपर्ट के साथ में उनके आगे की रिसर्च कैसे चली, उनके पहले के रिसर्च पेपर और जो उन्होंने सैंपल प्रेजेंट किए थे, दोनों के बारे में जानेंगे। डार्विन जब इंग्लैंड से वापस आए तो एक फेमस इंसान बन चुके थे। जैसे ही सिर्फ अपने फाइनल स्टॉप पे पहुंचा तो डार्विन अपने फैमिली से मिला। आने के बाद ही वो अपने कामकाज के सिलसिले में कैम्ब्रिज गए। वहाँ अपनी खोज और कलेक्शन को शेयर करने के लिए डार्विन दूसरे नेचुरलिस्ट से भी मिले। डार्विन के पिता अपने बेटे को फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करते थे ताकि वो अलग अलग एक्सपर्ट से मिलते रहे। एक्सपर्ट डार्विन को अपने कलेक्शन के बारे में समझाते थे। डार्विन रिचर्ड ओवन से मिले। उन ओवन के पास में खुद का फासिल कलेक्शन था। ये साउथ अफ्रीका के उन जानवरों के फासिल थे जो सदियों पहले खत्म हो चुके थे। डार्विन ने अपना पेपर ऐसे एग्जाम्स के लिए 1837 में लिखा था। उन्होंने ये लिखा कि कैसे साउथ अमेरिका में जमीन बढ़ रही है। उन्होंने जियोलॉजिकल सोसाइटी को अपने सैंपल भी दिखाए। डार्विन को ये भी पता चला कि जो उनको अलग अलग मॉकिंग बर्ड लग रहे थे वो अलग अलग स्पीसीज थे, यानी कि अलग अलग स्पीसीज को समझने के लिए डार्विन को ने सोचा था कि ये हो सकता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं
और अपने काम को और आसान करने के लिए डार्विन लंदन चले गए। उन्होंने चार्ल्स बेबेज जैसे नामी साइंटिस्ट का ग्रुप ज्वाइन किया। चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए डार्विन को उन्हीं के जैसे लोगों के साथ में रह करके अपने इंटरेस्ट पे काम करना था। उनके चारों तरफ साइंटिस्ट, थिंकर्स, रिसर्चर जैसे लोग थे। अपनी नोटबुक में जो उन्होंने ट्रांसमिटेशन ऑफ स्पीचेस के बारे में जो नोट लिखा था, उसी की मदद से उन्होंने 1837 में अपना पहला एवोल्यूशन का पेड़ बनाया। उन्होंने और रिसर्च की और बाद में जा करके अपनी थ्योरी और लोगों के सामने में रखी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये चैप्टर हमें डार्विन के वो रिवोल्यूशन आइडियाज समझाएगा जिसने सभी साइंटिफिक आइडियाज को बदल के रख दिया था। इसमें डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की भी थ्योरी भी शामिल थी। हम ये भी देखेंगे डार्विन की थ्योरी को किन किन लोगों ने सराहा था। मशहूर रिलीजियस व्यूज से बढ़कर बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद भी उनके सभी आइडियाज़ को बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्ड मिले थे। डार्विन ने 1856 से ही नेचुरल सिलेक्शंस पर लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस पर किताब लिख डाली। डार्विन ने इस बुक को लिखने में काफ़ी एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, लेकिन जब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की अनाउंसमेंट हुई तो इसमें लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बुक को लिखने में 13 महीने लगा दिए थे। डार्विन के इस बीच में तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उनके दोस्तों ने उनको हमेशा एनकरेज किया। और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इस बुक को लोगों में फेमस हो चुकी थी। जिसकी बुक प्रिंट हुई थी उसे 1250 कॉपीज ज़्यादा से ऑर्डर मिल चुके थे, यानी कि जितने उनका प्रिंट हो चुका था उससे इतना ज़्यादा ऑर्डर मिल चुका था। उनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इस बुक में बहुत सारे सबूत थे। तो डार्विन सोचते थे कि किसानों की सेलेक्टिव ब्रीडिंग को चूज करने और नेचर का खुद किसी वेरिएंट को चूज करने में कुछ तो समान बात थे। तो आइडिया से एक नए स्ट्रक्चर को परफेक्ट बनाना, ताकि ब्रीडिंग के लिए किसानों के पास में चूज करने के लिए बेस्ट इन्वेंट्रीज हो। इस थ्योरी का नाम था नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि डार्विन ने इस बुक में जो हेरिडिटी के बारे में भी लिखा था, डार्विन के आइडियाज धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे। डार्विन की पत्नी धर्म में बहुत मजबूत विश्वास रखती थी। दो अलग अलग विश्वास होने के बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। डार्विन ने अपनी पूरी जिंदगी एवोल्यूशन फील्ड की रिसर्च में लगा दी थी। उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। उनकी बुक काफी फेमस हो चुकी थी। डार्विन की सेहत अब उतनी अच्छी नहीं थी कि सभी पब्लिक मीटिंग और स्पीच अटेंड कर सके, लेकिन डार्विन ने अपने आइडियाज को मिले सभी जवाब और रिव्यूज का बराबर जवाब दिया। ये बुक बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट था। डार्विन के इवोल्यूशन पर रिसर्च को देख करके काफी लोग इस पे इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने ऑर्चिड फूलों के जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो कीड़े होते हैं, पौधों और सब्जियों में जो क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर भी बुक लिखी थी। H.G. वेल्स के ग्रैंट एलन जैसे राइटर्स ने इनके जो बॉटनी की फील्ड में किए हुए कामों को काफी बढ़ावा दिया था। चलिए अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की उस थ्योरी की जिसकी वजह से हम चार्ल्स डार्विन को जानते हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन पे बहुत फेमस हुई थी। और क्या आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने ये सब आइडियाज कहाँ से लाए थे? धार्मिक विचार। ये चैप्टर चार्ल्स डार्विन के धार्मिक विचार के बारे में बताएगा। ये हमको बताएगा कैसे धीरे धीरे बाइबल से उनका विश्वास उठ गया। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि डार्विन के धार्मिक विचार उनसे पत्नी से बिल्कुल उल्टे थे। धर्म को लेकर के उनकी लड़ाई इस चैप्टर में बताई गई है। डार्विन की फैमिली हमेशा से भगवान को मानते हैं। इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के कारण उनके पिता खुली सोच में बिलीव करते थे। इंग्लैंड के चर्च में बहुत ही कम उम्र में चार्लिन को दीक्षा दिलाई गई थी। जब चार्लिन HMS के सफर पे गए थे, वो अलग इंसान थे। वो बाइबल के कुछ लर्न को इस्तेमाल करके वो लोगों को बताया करते, जिसपे बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते। सफर के आखिर में उनके मन में स्पीसीज के एवोल्यूशन को लेकर के कुछ डाउट पैदा हुए। वो धीरे धीरे ईसाई के धर्म को नापसंद करने लगे और वो ये भी सोचते थे कि सारे धर्मों को बराबरी से कम नहीं देखा जाता। जब डार्विन सफर से बाहर आए तो उन्होंने स्पीसीज के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने धर्म को लेकर के अपने विचारों को ध्यान दिया। जब डार्विन की शादी एमा से हुई तो धर्म को लेकर के उनकी दोनों की सोच एक दूसरे से अलग थी। उन्होंने ईसाई धर्म को लेकर के काफी टाइम तक में सोच किया। एमा भगवान को मानने वाले इंसान थे। 1838 में जब डार्विन उनसे मिले तो उन्होंने अपने ट्रांसप्लांटेशन के आइडिया के बारे में उनको बताया था। डार्विन शुरुआत में अपने धर्म को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। वो गॉस्पेल की बातों को सपोर्ट करने के लिए सबूत ढूंढ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बिलीफ भी खत्म हो गए। एमा इस आपस के फर्क से काफी परेशान थी। उनको पुनर्जन्म में बहुत विश्वास था। उन्हें लगता था कि इस फर्क की वजह से वो अगले जन्म में अलग हो जाएंगे। वैसे तो इनके विचार इवोल्यूशन पर बेस्ड थे, लेकिन डार्विन हमेशा मानते थे कि भगवान होते हैं। बचपन में वो अपने लोकल चर्च में भी जाते थे, लेकिन 1849 के बाद जब उनकी फैमिली संडे को चर्च जाती थी तब वो वॉक पे निकल जाते थे। वो अपने आप को नास्तिक इंसान नहीं मानते थे, बल्कि ये मानते थे कि उन्होंने भगवान को मानने के लिए और रिसर्च करनी होगी।
जब डार्विन की बेटी बीमार थी वो फ्रांसिस के वेल्यूम की न्यूमैन की बुक्स पढ़ा करती थी। फ्रांसिस भगवान को मानने वाले इंसान थे। उनकी बेटी के मरने के बाद में एमा हमेशा ये मानती थी कि उसकी बेटी को स्वर्ग मिलेगा। वो कभी-कभी ये सोच करके भी परेशान होती कि एमा का नटखट व्यवहार उसको नर्क ना ले जाए। डार्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने धार्मिक विचार लिखे। उन्होंने ये भी लिखा कि वो सुपरनेचुरल पावर में बिलीव करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनको ईसाई धर्म और जीसस में विश्वास नहीं था। वो ये मानते थे कि साइंस और धर्म अलग-अलग चीजें हैं जो कि कभी एक नहीं हो सकती। चार्ल्स की ऑटोबायोग्राफी में इन धार्मिक बिलीफ को लिखने के लिए अलग सेक्शन था। कुछ सेक्शन को बुक पब्लिश करते टाइम में मिटा दिया गया था क्योंकि इससे उनके रेपुटेशन को खराब पहुंच सकते थे। उनके आखिरी समय में ये अफवाह भी उड़ी थी कि चार्ल्स ईसाई धर्म में वापस जाने लगे थे, लेकिन उनकी फैमिली ने इन सभी अफवाहों को झूठा बताया था। अब आगे बात करते हैं मौत और विरासत। ये चैप्टर आपको चार्ल्स डार्विन के मौत का कारण, उनके आखिरी शब्द और उनकी विरासत के बारे में बताएगा। ये चैप्टर आपको ये भी बताएगा कि मरने के बाद उनको क्या क्या सम्मान दिया गया। कई कॉलेजेस, स्पीसीज, पहाड़ सेटलमेंट को उनका नाम दिया गया था। चार्ल्स डार्विन को मरते टाइम पे एंजाइमा पोक्टोरियस यानी कि उस नाम की बीमारी थी और इस बीमारी में हार्ट में ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से चेस्ट में दर्द होता है। लेकिन डार्विन को चगास की बीमारी भी हो सकती थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जो कीड़े मकोड़े से फैलती है। एक जर्नल में ये भी लिखा था कि चार्ल्स को एक किसिंग बग ने काटा था जो उनकी मौत का कारण हो सकता है। चार्ल्स डार्विन 73 की उम्र में डाउन हाउस में चल बसे। डाउन हाउस उनके घर का नाम था। उन्होंने अपनी उसी गार्डन में एक इवोल्यूशन पर थ्योरी लिखी थी मरने से कुछ टाइम पहले। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि वो मरने से नहीं डरते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और कहे कि वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी। उन्होंने एमा को अपने बच्चे को ये कहने को कहा कि उन्होंने उनके साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, उन्हें सम्मान दिया है। चार्ल्स को पहले सेंट मेरी चर्चयार्ड में दफनाया जाना था, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाने को कहा। चार्ल्स डार्विन को आइजैक न्यूटन के पास में दफनाया गया। डार्विन के फैमिली, दोस्त, साइंटिस्ट, फिलोसोफर जैसे हजारों लोगों ने वेस्टमिनिस्टर एबी में उनका फ्यूनरल अटेंड किया। डार्विन ने साइंटिस्ट समुदाय को ज्यादातर लोगों को विश्वास दिलाया था कि इवोल्यूशन की थ्योरी सही है करके। उनके सम्मानजनक काम की सराहना काफी साइंटिस्ट में पूरी दुनिया ने की, लेकिन एक जो अंग्रेज साइंटिस्ट थे रोनाल्ड फिशर ने नेचुरल सिलेक्शन को मेडल जेनेटिक्स के साथ में मिक्स भी किया था। इस बारे में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी। डार्विन के 25th बर्थ एनिवर्सरी पर एंडीज के आखिरी पश्चिमी पहाड़ को माउंट डार्विन का नाम दिया गया। एक हार्बर को पोर्ट डार्विन का नाम भी दिया गया। एक बस्ती का नाम डार्विन रखा गया और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बन गई। 389 स्पीसीज को चार्ल्स डार्विन का नाम दिया गया। एक कॉलेज को भी डार्विन कॉलेज कहा जाने लगा। और अब कंक्लूजन। इस समरी ने हमें इवोल्यूशन के पीछे जो इंसान थे उसके बारे में सब कुछ बताया। अपने डार्विन की जिंदगी, अपने इंटरेस्ट, उन्होंने अपने मशहूर पेपर्स को कैसे पब्लिश किया, उनके रिसर्च के बारे में काफी कुछ जाना। हमने डार्विन के एडवेंचर के बारे में भी जाना। हमने उनके धार्मिक सिद्धांतों से लड़ाई के बारे में समझा और ये भी देखा कि भले ही लोग उनकी बातों में तब सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी। उम्मीद है कि चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ करके आपको बहुत कुछ सीखने को, इंस्पायर होने को मौका मिला। आपको ऐसे कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी या कोई सा भी बुक आपको सुनना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या कोई सजेशन या फीडबैक देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।